हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके इस बारे में कि आखिर गेड्रेक्स एजुकेशन बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे यानी वीडियो लेक्चर्स के मामले में सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। एनीवे, हम गणित की श्रृंखला में बात कर रहे थे आव्यूह तथा सारणी। आव्यूहों में हमने आव्यूहों के प्रकार कंप्लीट कर दिया था। हमने आव्यूहों का जोड़, कंपेयर यानी तुलना और उनका गुणा, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर ली थी। अब बात उसके आगे की, अब बात उसके थोड़ा सा आगे की। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे जोड़ के गुणधर्म क्या होते हैं, ये थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। गुणा के क्या, यानी दो आव्यूह जब गुणा करते हैं तो उनका गुणधर्म क्या होता है, ये देख लिया जाए। और इसके बाद हम बात करेंगे आव्यूहों के परिवर्त पर, यानी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पे। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आव्यूह के जोड़ के गुणधर्म पे। आव्यूहों के जोड़ के गुणधर्म। ठीक, आव्यूह जब एक आव्यूह दूसरे आव्यूह से जुड़ता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे तो सबसे पहला गुणधर्म है इसका, वो है क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय आव्यूहों का जो जोड़ है वो क्रम विनिमय के नियम का प्रतिपालन करता है। यानी a प्लस बी, यानी दो आव्यूह हैं, एक आव्यूह a है एक आव्यूह b है, तो ये बराबर होगा b प्लस a। यानी किसी को भी आपने पहले रखा है, किसी को भी आपने बाद में रखा है, बाकी कंडीशन वही लगेगी कि इनका जो कोटि होगा, ऑर्डर होगा, वो सेम होना चाहिए। क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा तब तक जोड़ संभव नहीं होगा। अगर जोड़ संभव है तो a प्लस बी बराबर होगा b प्लस a के। दूसरा है इनका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य गुण का जरा सा देखिएगा। a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, ये बराबर होगा a प्लस b और इसमें प्लस c। यानी अगर आपने एक आव्यूह में दूसरा आव्यूह लिया और दूसरे में तीसरा, यानी तीन आव्यूह आप जोड़ रहे हैं, तो क्रम कुछ भी रखिए। a प्लस बी को पहले जोड़िए, फिर जो उसका रिफ्लेक्ट करता है रिजल्ट उसमें आप c को जोड़िए, या b प्लस c को लीजिए, उसमें जो रिफ्लेक्ट करता है वो a पे लीजिए। ठीक, तो आप चाहे जैसे करिए, आपका आंसर आएगा। इसका मतलब गुण, जो जोड़ का योग का गुण है वो आपके सहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक, योग का आप तत्समक, जरा सा देखिए। तीसरा, योग का तत्समक। अब योग का तत्समक क्या है? आप किसी भी आव्यूह में उसी आव्यूह के रिक्त समुच्चय को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका वही आव्यूह मिल जाता है। इस चीज को आप योग का तत्समक कह सकते हैं। ये आप a प्लस शून्य, शून्य का मतलब यहाँ पे रिक्त समुच्चय से है। तो किसी भी आव्यूह में अगर आप उसी कोटि का आप रिक्त समुच्चय जोड़ते हैं तो आपको वही सेम चीज मिल जाती है। ये आपका योग का तत्समक कहलाता है। ये आपका योग का तत्समक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये योग का तत्समक हो गया। अच्छा, योग का प्रतिलोम जरा सा देखें। योग का प्रतिलोम का क्या गुण होता है? तो योग का प्रतिलोम अगर किसी आव्यूह में उसके प्रतिलोम आव्यूह को जोड़ा जाए तो वहां पे रिक्त समुच्चय दे देता है। तो प्रतिलोम आव्यूह का मतलब यहाँ पे ऋणात्मक आव्यूह से है। तो a माइनस ऑफ द a अगर आप करोगे तो बराबर शून्य होना चाहिए। फिर वही कंडीशन आती है,
कि कोटि बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत ये आइडिया होना चाहिए गुणधर्मों का, क्योंकि कई बार गुणधर्मों की जानकारी ना होने पर आप किसी भी सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो रियल कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपका ये पालन होना, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, ऐसे ही आपका जो है गुणा का गुणधर्म, यानी आपका जो दो अवयव है जिनका आप आपस में गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर क्या क्या गुणधर्म क्रिएट होते हैं ये जरा सा देखना है। ठीक है ना, आप पहला देखिए फर्स्ट क्रम विनिमय। आप जरा सा इसमें सावधान हो जाइए, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है कि अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। यानी a + a × b बराबर b × a हमने यहाँ पे लिखा आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझते चलिएगा, ये आवश्यक नहीं है, यानी बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक, आप इस चीज को समझिएगा कि a × b यानी एक अवयव अगर a है और उसका गुणा हमने b में किया, कब कर पाएंगे? कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी, हमने कहा था पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हो। ठीक, अगर आपने a और b का गुणा किया है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो b और a का गुणा के बराबर हो। बात समझ में आ रही है? दूसरा है इसका साहचर्य, दूसरा इसका साहचर्य, साहचर्य a b c, ये a b c। पर इसके लिए जो सही चीज है वो ये है कि इसमें गुणन का सारा कंडीशन लगना चाहिए। यानी फिर वही बात है, जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है पहले का, जो पहला है उसका स्तंभों की संख्या, ठीक है, दूसरे के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। CR का रूल मैंने बताया था आपको, CR कॉलम रो का रूल, तो वो फॉलो होना चाहिए। अगर वो फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे बात बन जाएगी। तीसरा गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक जनरली वर्ग अवयव के लिए काम करता है। क्या कहता है ये कहता है a × i, यानी आप आइडेंटिटी तत्समक फलन ले लेंगे और तत्समक अवयव ले लेंगे और तत्समक अवयव का गुणा अगर करेंगे तो ये आपका a के बराबर ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये गुणा का तत्समक दे देता है। ठीक, a × i यानी a के साथ उसी कोटि का अगर हमने तत्समक अवयव ले लिया तो उसका आ जाता है। ठीक, तो गुणधर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना गुणधर्म की जानकारी के कई बार प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। साथ में गुणा में क्या होता है, योग में क्या होता है, तो उनके ऊपर जो कंडीशंस लगती है, जो उसके ऊपर नियम लगते हैं, उन नियमों की भी पूर्ण रूप में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, तो जरा सा इसको आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए मैं इसके आगे चलता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं अवयवों का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तो आने ही हैं। आप ये समझिए कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, ठीक है, अगर आपका अवयव सिलेबस में है तो ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे अवयव को सीखने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ द अवयव? देखिएगा जरा सा हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आपसे बोला कि अवयवों का परिवर्त,
आव्यूहों का परिवर्त, आव्यूहों का परिवर्त, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी आव्यूह का जो परिवर्त है दोस्तों, किसी आव्यूह का जो परिवर्त है वो जो पंक्तियों के अवयव हैं उनको स्तंभ में, और जो स्तंभ के अवयव हैं उनको पंक्ति अवयव के रूप में सुव्यवस्थित करने की कला को, यानी सुव्यवस्थित करने पे जो आव्यूह नया मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं आव्यूहों का परिवर्त। जरा सा समझते हैं कि मान लिया एक आव्यूह A है कुछ इस तरीके से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लिया ये एक आव्यूह है आपके सामने और इस आव्यूह का मुझे परिवर्त, तो इसका परिवर्त या तो ऐसे दिखा सकते हैं या A ट्रांसपोज ऐसे लिखा होता है, तो इस तरीके से आप इसका परिवर्त दिखा सकते हैं। इसका जो परिवर्त होगा, ठीक, उसमें मैंने आपसे बोला कि आपकी जो पंक्तियां हैं, आपकी जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ के रूप में आ जाएंगी और जो स्तंभ के अवयव हैं वो पंक्तियों के रूप में सुव्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? समझ में बात आ रही है? तो दोस्तों इस चीज का ध्यान देना है कि जब जब वो आपसे पूछते हैं कि आव्यूह का परिवर्त, तो आव्यूह का परिवर्त का सेंस ही यही होगा कि जो पंक्तियां हैं वो आप स्तंभ में लिखिए और जो स्तंभ हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो स्तंभ हैं उनको आप पंक्तियों के रूप में सुव्यवस्थित करिए। आइए, अगर ये एक आव्यूह A दिया हुआ है तो इसका जो परिवर्त होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ ऐसा होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आप देखिए ना, जो इसकी पंक्तियां थी वो मैंने यहाँ स्तंभ के रूप में दर्शाया है। अपने आप जो स्तंभ होगा वो पंक्तियों के रूप में हो जाएगा और मुख्य विकर्ण परिवर्तित नहीं होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो मुख्य विकर्ण है वो वही का वही अवयव रहता है। तो क्या हुआ, पंक्तियां स्तंभ में हो गई, स्तंभ पंक्तियों में हो गए, और जो मुख्य विकर्ण हुआ, जो मुख्य विकर्ण हुआ वो परिवर्तित नहीं होता दोस्तों। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो जरा सा ये चीज ध्यान देने वाली होती है। जैसे उदाहरण ले लिया मैंने कहा कि यदि A बराबर 2, 3, 4, 5, 2, 1, B बराबर 3, 5, 4, 7, -1, 0, तो A प्लस B ट्रांसपोज तथा A ट्रांसपोज माइनस B, यानी A में जोड़ना है B का परिवर्त और A परिवर्त में B को घटाना है। ठीक, ये चीज आपको मैंने एक सवाल बना दिया आपके लिए। हाँ, अब जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो सबसे पहला काम आपको परिवर्त का आइडिया होता है कि परिवर्त आखिर काम कैसे करता है। परिवर्त में मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो पंक्तियां होंगी वो स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा और जो स्तंभ होगा वो आपका पंक्तियों में परिवर्तित हो जाएगा। आइए इस वाले सवाल को हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स ट्राई। ठीक, सॉल्यूशन, हल कैसे, हल इसका लिखेंगे। अब देखिए A प्लस B ट्रांसपोज, तो पहले B के पास जाएंगे। B बराबर दिया हुआ है 3, 5, 4, 7, -1, 0। आप देखिए ये इसकी जो कोटि हो रही है वो 3 क्रॉस 2 की हो रही है, 3 क्रॉस 2 की हो रही है, यानी 3 गुणे 2 की हो रही है। इसका मतलब 3 पंक्तियां हैं
और 2 क्या है इसमें स्तंभ है। अगर बी इतना है तो बी ट्रांसपोज कितना होगा, बी ट्रांसपोज कितना होगा। अब आपको पता है पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है, स्तंभ को पंक्तियों में बदलना है। ठीक, आइए यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। 3 4 -1, 3 4 -1, 5 7 0, 5 7 0। ये देखिए अब इसकी जो पंक्तियां थी वो स्तंभ में बदल गया, जो स्तंभ था वो पंक्तियों में बदल गया। कितना रह जाएगा, अब ये 2 क्रॉस 3 का हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, इधर पहुंचे। ठीक है, हमको a प्लस बी ट्रांसपोज करना है। a का मान मेरे को पता है 2 3 4 5 2 1। बी ट्रांसपोज का मान 3 4 -1 5 7 0। जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है। आपको पता है संगत अवयव जो है वो जुड़ते हैं या संगत अवयव ही आपस में घटते हैं। ठीक, साथ में दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए, दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों अवयवों की कोटि मुझे बराबर लग रही है, मैं जोड़ सकता हूँ। 2 और 3 कितना होता है, बोलो बोलो 5। 3 और 4 7, 4 में से -1 3, 5 5 10, 2 और 7 9, 1 और 0 1। ये आपका उत्तर मिल गया। ठीक, सही है ना दोस्तों। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ट्रांसपोज का उपयोग करते हैं। चलिए, ये तो बहुत आसान सी बात थी कि पंक्तियों को स्तंभ में लिखना, स्तंभ को पंक्तियों में लिखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कुछ गुणधर्म है, एक ही गुणधर्म है दोस्तों, आपको बहुत ध्यान देना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम परिवर्त के उपयोग पर। आखिर किसी अवयव का अगर हम परिवर्त निकालते हैं तो उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने परिवर्त अवयव निकाल लिया है तो परिवर्त अवयव की हेल्प से सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है सममित अवयव का और विषम सममित अवयव का। बात समझने की कोशिश करिएगा, सममित अवयव का और विषम सममित अवयव का। सममित अवयव किसे कहते हैं, अभी इसकी बात करते हैं कि सममित अवयव किसे कहते हैं। अगर किसी अवयव का हम परिवर्त करने पर, अगर किसी अवयव का परिवर्त करने पर उसके अवयवों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसे अवयवों को हम सममित अवयव कह देते हैं। ठीक है, जरा सा मैं बनाता हूँ और आप देखते जाइए कैसे करना। ये दूसरा वाला क्वेश्चन सेल्फ ट्राई आपके लिए है, थोड़ा सा एक बार ट्राई करने का अपने से, होमवर्क समझ लो इसको आप। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आप होमवर्क समझो कि इसको मैं ट्राई करूंगा बैठ करके। ठीक, स्टिल इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन कांटेक्ट गैड्रेक्स एजुकेशन। गैड्रेक्स में आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने डाउट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ आगे चल रहा हूँ ट्रांसपोज के आगे। ट्रांसपोज के आगे सबसे पहली बात जो आती है वो आती है आपका सममित अवयव और विषम सममित अवयव। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात होगी सममिति अवयव, सममित अवयव। ठीक, अगर किसी अवयव में अवयव का परिवर्त अवयव के बराबर हो, यानी यदि A बराबर A ट्रांसपोज, यदि A बराबर A ट्रांसपोज, अगर ऐसी परिस्थिति कहीं पे बन रही है जहां पे अवयव का परिवर्त अवयव के बराबर हो जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि इस तरह का अवयव आपका सममित अवयव कहलाता है।
इस तरह का अवयव आपका सममित अवयव कहलाता है। तो A बराबर A ट्रांसपोज, A बराबर A ट्रांसपोज, ठीक। अच्छा, पहचान बता दे रहा हूं। तो A सममित अवयव है, सममिति अवयव है। अब आप समझने की कोशिश करिए जरा सा दोस्तों। अगर मान लो मुझे देख के पहचानना हो, ठीक है, कि आखिर कैसे हम देख के पहचानेंगे कि सममित अवयव है या नहीं है। अगर कोई अवयव ऐसा आपको मिले जहां पे 5, 7, 2, 1, 1, 4, 4, -3, -3, यानी मुख्य विकर्ण, ये आपका मुख्य विकर्ण है ना भाई, मुख्य विकर्ण तो यही है। मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ आपका प्रतिबिंब अवयव हो, क्या हो, मैंने यहां लिखा मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ प्रतिबिंब अवयव हो, यानी जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे हो, ठीक। तो दोस्तों इस तरह का अवयव आपका जो है सममित अवयव कहलाता है। इस तरह का अवयव आपका सममित अवयव कहलाता है। बात याद रहेगी ना, ठीक है। फिर से समझाता हूं एक बार। अगर किसी अवयव में मुख्य विकर्ण के यानी वर्गाकार अवयव होगा तब ये संभव होगा। मुख्य विकर्ण के, ठीक, दोनों तरफ के अवयव अगर प्रतिबिंब अवयव हो, ठीक है, यानी A12 बराबर होगा A21। प्रतिबिंब अवयव का मतलब क्या कि Aij बराबर होना चाहिए Aj के। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ऐसे अवयव आपके जो है सममित अवयव कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सममित अवयव, बहुत सारा प्रयोग है इसका सममित अवयव का फर्दर आगे के सवालों में, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो फिर आगे चल करके दिक्कत होती। अच्छा, बोर्ड में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चेक करिए ये सममित अवयव है या नहीं है, ठीक। तो आप इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप देख करके बता सकते हैं कि मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के अवयव, मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के अवयव आपके जो है वो प्रतिबिंब अवयव होते हैं, प्रतिबिंब अवयव होते हैं। बात क्लियर? चलिए, मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं इस अवयव का मान लो पंक्ति से रो और रो से पंक्ति में बनाने की कोशिश भी करूंगा तो आप देखिए ना 5 1 4 5 1 4 एक ही जैसा तो आएगा। बात समझ आ रही? एक साथ -3, एक साथ -3, 4 -3 2, 4 -3 2। तो आप देखते हैं कि जो पंक्ति बन रही है वही स्तंभ बन रहा है, ठीक। ये आपका सममित अवयव है। दूसरा इसमें पढ़ा जाता है विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप समझने की कोशिश करिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, विषम सममित क्या है। यदि आपका A और A ट्रांसपोज में आगे ऋणात्मक का चिन्ह आ जाए, यानी यदि A ट्रांसपोज बराबर -A, A ट्रांसपोज बराबर -A, अगर ऐसा किसी अवयव में संबंध बन रहा हो, ठीक, तो ऐसे अवयव विषम सममित अवयव कहलाएंगे। तो A विषम सममिति अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। बात समझ में आ रही है? यदि A ट्रांसपोज बराबर -A बन रहा हो, A ट्रांसपोज बराबर -A बन रहा हो, तो A आपका विषम सममित अवयव होगा, ठीक। पहचान क्या है, जैसे हमने इसमें सममित में बताया ना
तो आप तो चाहते ही होंगे कि विषम सममित में भी सर कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक, तो जरा सा देखो विषम सममित आखिर कैसे देख करके पहचान पाओगे तुम लोग। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या होगा, अगर आपका मुख्य जो विकर्ण है, पहली बात तो उसके सारे के सारे अवयव शून्य होने चाहिए, उसके सारे के सारे अवयव शून्य होने चाहिए। अब लोग तो देखते ही पता चल जाएगा, पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा। ठीक, देखा और देख के बता दिया कि भाई ये तो और एक मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या है, यहाँ पे शून्य है। तो सबसे पहला काम मुख्य विकर्ण के सारे अवयव शून्य होंगे, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव शून्य होंगे। ठीक, दूसरा, इसके दोनों तरफ जो अवयव होंगे उसमें ऋणात्मक का अंतर होगा, इसके दोनों तरफ जो अवयव होंगे उसमें ऋणात्मक का अंतर होगा, यानी मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ प्रतिबिंब ऋणात्मक अवयव होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहां लिखा मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ ऋणात्मक प्रतिबिंब अवयव होंगे। दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से कि प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, डिक्टो वही, सेम टू सेम, और आगे ऋणात्मक यानी क्या लग जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रही है। तो बस माइनस के साथ देखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ देखो -5 है तो यहाँ पे क्या है, 5 है। 7 है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, -7 है। 1 है तो यहाँ पे क्या है, -1 है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का जो आव्यूह होता है उसे आप कह सकते हैं विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, उसे आप कह सकते हैं कि विषम सममित आव्यूह होगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह में केवल मुख्य विकर्ण का प्रतिबिंब होता है। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है कि जो अवयव होते हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। बाकी मुख्य विकर्ण इसका शून्य होता है, मुख्य विकर्ण इसका क्या होता है, शून्य होता है। देख के पहचाना जा सकता है कि आखिर कौन सा आव्यूह आपका जो है सममित है और कौन सा आव्यूह आपका विषम सममित है। तो परिवर्त का ये बहुत 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 बेहतरीन अनुप्रयोग है आपका सममित और विषम सममित निकालने पे। अगली क्लास में मैं इसके यानी अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में मैं इसका जो है एक इसके ऊपर प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ में आपका जो है उसके आगे इनवर्स और इनवर्सिबिलिटी यानी आपका प्रतिलोम निकालने की कोशिश करूंगा कि प्रतिलोम आखिर आव्यूह में कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। साथ में बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा आपको सारणी के ऊपर। डेफिनेटली जाते जाते अगेन वही बात कि अगर आपको कहीं पे भी समस्या है, प्लीज कॉन्टेक्ट ग्रेडरेक्स एजुकेशन, वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल। ठीक है, बहुत अच्छा पोर्टल है, आपको सीखने का वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बहुत सारी फैसिलिटीज है। डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आप कहीं पढ़ भी रहे हैं तो भी और नहीं पढ़ रहे हैं तो होगा ही होगा, पढ़ रहे हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट को लेकर के, चीज़ों को लेकर के ये बहुत फायदा करेगा। तो चलते चलते ग्रेडरेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू। मैं अगली क्लास में आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर प्रमेय लेकर के और इसके आगे की बात करके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।